हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, सबको स्वागत है। तो आपके सामने है चौथा सब्जेक्ट जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का वीडियो नंबर 33 जीएनएम फर्स्ट ईयर। समझ गए? तो चलिए हम लोग को आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी कम्युनिटी हेल्थ है, और जब थर्ड ईयर में लास्ट ईयर में जाइएगा वहाँ भी आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखने को मिलेगा। लेकिन जो जीएनएम फर्स्ट ईयर में है यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 है, और जब थर्ड ईयर में जाइएगा तो वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 है। ओके, बाकी अगर आपको पहला मजबूत है तो थर्ड ईयर में उतना दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना? बाकी फ़िलहाल चलिए अभी जीएनएम फर्स्ट ईयर के 33वां नंबर का वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का देखते हैं। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है माय डियर कि हम किसी भी कम्युनिकेबल यानी फैलने वाला रोगों को, संचारी रोगों को कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। समझ गए ना? तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे जो है हम प्रिवेंशन, रोकथाम कर सकते हैं फैलने वाला संचारी रोगों को, कम्युनिकेबल डिजीज को। इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है? तो संक्रामक, सबसे पहले जानिए कि संक्रामक बीमारियां कौन होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक बीमारी, फैलने वाला बीमारी, वे बीमारी होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों द्वारा ट्रांसमिट होती हैं, जैसे भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, रक्त के द्वारा, असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा। और वही जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक रोग कहलाता है। समझ गए? संक्रामक बीमारियों का बचाव ही नहीं बल्कि रोकथाम भी संभव है। जैसे अब जो संक्रामक रोग होता है माय डियर, उसको आप बचाव ही नहीं कर सकते हैं, उसको जो है आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रोकथाम भी कर सकते हैं। समझ गए? और रोकथाम किसी भी बीमारी का बहुत ज़रूरी होता है, खासकर संक्रामक बीमारी का। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। अब रोकथाम कर सकते हैं कैसे? तो जो भी संक्रामक बीमारियां हैं उसके प्रति टीकाकरण आता है, इम्यूनाइजेशन, तो उससे आप रोकथाम कर सकते हो। स्वास्थ्य शिक्षा आता है, आप विभिन्न बीमारियों, संक्रामक बीमारियों का हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टिप्स देकर जो है आप उसके रोकथाम कर सकते हो बीमारी को, ठीक है, फैलने से। हाथ धोने का आदत का पालन करना। समझ गए ना? हाथ धोने का अगर आदत का पालन आप कर रहे हैं खाने से पहले, ठीक है, कोई काम, नाक मुंह छूने से पहले, समझ गए, कोई काम करने के बाद हाथ धोने का अगर आप में आदत है तो आप बहुत सारे संक्रामक रोग होने से बच सकते हो। समझ गए? बीमारी के दौरान आइसोलेशन एवं प्रभावी उपचार। अब संक्रामक बीमारी का रोकथाम करने का एक और बेहतर उपाय है कि अगर आपको कोई संक्रामक बीमारी है तो तुरंत जो है आइसोलेट हो जाए। समझ गए? मतलब सबसे अलग रहें। समझ गए? यही है। तो ये जो है कुछ उपाय हैं आइसोलेशन करके, समझ गए, हाथ हैंड वॉशिंग करके, हेल्थ एजुकेशन देके, इम्यूनाइजेशन देके, इन सब तरीक़ों से जो है आप फैलने से रोगों को बचा सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को, संक्रामक रोगों को। समझ गए? संक्रामक रोग क्या होता है ये भी समझ गए। अब हम कुछ संक्रामक रोगों को जो है हेल्थ टिप्स देखेंगे, मीन्स स्वास्थ्य शिक्षा देखेंगे कि बीमारी में, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टीबी दे देगा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस दे देगा, एड्स दे देगा, इन्फ्लुएंजा दे देगा, इसी प्रकार से बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा कि आप निम्न बीमारियों में क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, या आप और दे देगा नाम, कहेगा कि इसका स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लिखे, हेल्थ टिप्स के बारे में लिखे। समझ गए? तो चलिए हम लोग पहला बीमारी टीबी में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रोकथाम में हम लोग सजेशन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं टीबी वाले के लिए। तो टीबी के रोकथाम में हम सभी का बीसीजी टीकाकरण अनिवार्य है। समझ गए? अगर आपको टीबी का रोकथाम करना है तो उसके लिए बीसीजी का टीका आता है, टीका अनिवार्य है लेना। समझ गए? भीड़ भाड़ वाले जगह, प्रदूषित जगहों पर मास्क पहन के जाए। अगर आपको टीबी से बचना है, टीबी को रोकथाम करना है, तो आप जो है भीड़ भाड़ वाले जगह पर न जाए। समझ गए? जाए तो मास्क पहन कर जाए। समझ गए? सक्रिय टीबी मरीजों को आइसोलेट रखें। जो मरीज टीबी से अभी ग्रसित व्यक्ति है उसको आइसोलेट रखें, सबसे अलग रखें। मरीजों को वेंटिलेटेड रूम में रखें जहां पे उसे फ्रेश हवा मिले। समझ गए? टीबी का शीघ्र डायग्नोसिस व उपचार करवाएं। समझ गए? मरीज को स्वस्थ, संतुलित व उच्च प्रोटीन युक्त डाइट मतलब आहार प्रदान करें। समझ गए? हमेशा चेकअप करते रहे मरीज का। समझ गए? मरीज को प्रोत्साहन करें। तो और भी सारे आप जो है चीज़ें को लिख सकते हो एक टीबी वाले पेशेंट में। समझ गए? टीबी वाले मरीज का डोज थेरेपी प्रदान करवाना चाहिए। समझ गए?
तो ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ पे टीबी वाले मरीजों के रोकथाम में रख सकते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। अब मलेरिया है, मलेरिया की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? तो मलेरिया के बारे में, लक्षणों के बारे में जानें कि मलेरिया में क्या क्या लक्षण होता है। समझ गए? पहले लक्षण के बारे में जानना चाहिए, लक्षण जानेंगे तभी ना उसका रोकथाम करने का उपाय सोचेंगे। मच्छरों द्वारा काटे जाने से बचें, विशेषतः शाम के समय। अब जहाँ पे गंदगी फैला होगा, मच्छर लगेगा, तो मच्छर वाले इलाका में जो है रहने से बचें। समझ गए? मच्छर के काटने से बचें, विशेषकर शाम में। मलेरिया की रोकथाम हेतु केमोप्रोक्सीफाइलेक्सिस ले, ठीक है। मलेरिया से अगर बचना है तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो है आता है वो ले। समझ गए? मलेरिया के डायग्नोसिस के उपरांत तुरंत उपचार ले। मलेरिया के डायग्नोसिस के बाद तुरंत उपचार लें। अगर पता चल जाए तो घर के आसपास गंदे पानी का जमाव ना करें। समझ गए? ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरल पेय पदार्थ लें। समझ गए? तो ये सब जो है चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पेय पदार्थ लें। समझ गए? पौष्टिक आहार दें। समझ गए? मरीजों को मच्छरदानी जो नेट होता है, जाल, वो लगा कर सोने के लिए कहें। तो तमाम ऐसे जो है आप जो है चीज़ें को लिख सकते हैं मलेरिया के प्रिवेंशन में। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए है। आप इसमें और भी सारे चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं रोकथाम में। आप खुद भी इतना पढ़ चुके हैं कि आप जो है आराम से रोकथाम कर सकते हो बीमारी को। समझ गए ना? तो जो जो आवश्यक चीज़ होगा करेंगे। समझ गए ना? तो ये चीज़ हो गया। आगे चलिए देखते हैं। हेपेटाइटिस होता है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है हेपेटाइटिस के प्रमुख प्रकार है हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार होता है प्रमुख में। समझ गए? हेपेटाइटिस का प्रमुख कारण हेपेटाइटिस वायरस होता है जिसके कारण फैलता है। समझ गए? यह प्रमुख रूप से ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, दूषित पानी, भोजन द्वारा फैलता है। समझ गए ना? हेपेटाइटिस टीकाकरण द्वारा बचाव संभव है। आप हेपेटाइटिस टीका लेकर बचाव कर सकते हैं। ठीक है ना? बचाव के अन्य तरीके में स्वच्छ रखें अपने आप को। समझ गए? वैक्सीनेशन लेकर रखें, टाइम टाइम से डायग्नोसिस करवाएं, निदान करवाएं। समझ गए? मरीज को जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। समझ गए? अनप्रोटेक्टेड जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से बचना चाहिए। समझ गए ना? तो इन सब तरीक़ों से जो है आप हेपेटाइटिस को रोकथाम कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख लिए। आगे चलिए। अब है एड्स। एड्स वाले मरीजों को आप क्या क्या जो है स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ टिप्स कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एड्स वाला मरीज है तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्र में लोगों को एड्स के कारण फैलने के तरीके, क्लिनिकल लक्षण, बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दें। समझ गए? अब एक नर्स को अपने आसपास जो भी समुदाय में लोग हैं उसको एड्स के बारे में जो है कारण, फैलने के तरीके, क्लिनिकल लक्षण, बचाव के उपाय, ये सब का जानकारी देनी चाहिए। वह एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब जो नर्स होती है वह एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। समझ गए? तो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स पॉजिटिव वाले मरीजों को जो है चलता है, तो ये जो है प्रदान करेगी, मतलब बताएगी लोगों को असुरक्षित यौन संबंध बनाने से दूर रहने को कहेगी। समझ गए? आवश्यकता अनुसार कंडोम का वितरण भी करती है। समझ गए? HIV संक्रमित रक्त के चढ़ाने से संक्रमण फैलने की संभावना 100% रहती है। ऐसे में रोगी को चढ़ाए जाने वाले रक्त को HIV की जांच आवश्यक रूप से करना चाहिए और रोगी को सुरक्षित रक्त ही चढ़ाया जाए, यह सुनिश्चित करना चाहिए, न तो रक्त से काफ़ी ज़्यादा फैलता है। समझ रहे हैं ना? गर्भवती माता से उसके शिशु में HIV संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। समझ गए? इसलिए गर्भावस्था में इसकी जांच करना चाहिए HIV का। HIV संक्रमण एक लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जिसका कोई उपचार नहीं है। केवल इस रोग से बचाव ही एकमात्र उपचार है। इसके बचाव का सबसे प्रमुख उपाय है लोगों में जागरूकता करना। समझ गए ना? इसके लिए लोगों को HIV संक्रमण फैलने के तरीके, लक्षण, निदान, नियंत्रण, रोकथाम के उपाय आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहिए। अगर किसी को HIV हो जाए तो उसे मनोवैज्ञानिक सलाह दे। समझ गए? उसे समाज में इग्नोर ना करे। ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए करना चाहिए। ठीक है? समय समय पर उसका जांच करना चाहिए, निदान करना चाहिए। ठीक है ना? और
थेरेपी जो है लगातार उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो एड्स के मरीजों को लिए स्क्रीनिंग सेंटर पर जाकर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए समय समय पर। रोकथाम करना है तो एक सामान्य व्यक्ति भी स्क्रीनिंग सेंटर पर जाके अपना HIV का स्क्रीनिंग करवा सकता है और करवाना भी चाहिए, समझ गए। तो ये सारे तरीका है मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, अब मान गए HIV का रोकथाम करना है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से बचे, ठीक है ना। अनप्रोटेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना चाहिए, समझ गए। इसके लिए जो है लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए कि एड्स क्या है, एड्स होने के बाद क्या लक्षण होते हैं। चूँकि एड्स लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका रोकथाम ही संभव है। इसके लक्षणों का पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों में इसका जानकारी होना पूर्णतः ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, आगे है स्वाइन फ्लू। कभी कभी इसको इन्फ्लुएंजा के बारे में भी पूछ देगा। तो स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा सब एक ही कैटेगरी का है। चाहे आपसे स्वाइन फ्लू के बारे में पूछे, चाहे इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछ ले, तो दोनों का जो आप लिखिएगा रोकथाम वो सेम है, ठीक है। स्वाइन फ्लू की बात किया जाए तो भीड़ भाड़ क्षेत्रों से बचे। जिस प्रकार से कोविड है ना, कोविड सेम उसी प्रकार से आपका स्वाइन फ्लू में भी रोकथाम कर सकते हैं, समझ गए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बचकर रहे, वहाँ पे ना जाए तो मास्क लगा कर जाए, ठीक है ना। अपने हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन पानी से धोते रहे, ठीक है। H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू रोगी के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है ना। इसीलिए इसे लक्षणों में सांस में तकलीफ, खांसी, बुखार, जुकाम आदि अपने आप को आइसोलेट रखें। अब जो ये स्वाइन फ्लू होता है यह आपके H1, ठीक है, H1N1 जो है वायरस के कारण होता है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसीलिए व्यक्ति में सांस लेने में तकलीफ, खांसी आना, बुखार, जुखाम ये सब आता है। तो ऐसे आने पर आइसोलेट करना चाहिए, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आइएगा तो उसको भी प्रवेश करवा दीजिएगा, फिर वो किसी और को प्रवेश करवाएगा, समझ गए ना। मास्क लगा कर रखें ताकि ड्रॉपलेट फैलने से रोका जा सके। ड्रॉपलेट मतलब समझ रहे हैं ना, कि थूक का छींटा पड़ना, समझ गए, बोलने से मुंह से छींटा उड़ना, और ये सब से भी होता है, समझ गए। बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो ये सारा तरीका से जो है आप चाहें तो आप वार्म वाटर, गर्म पानी पीना चाहिए, समझ गए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये सब जो है चीज़ें मास्क लगा कर रहना चाहिए, समझ गए। तो ये सब चीज़ें भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाए। ड्रॉपलेट संक्रमण होने से बचने के लिए मास्क लगा कर रखें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो कि आप रोकथाम कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे टोटल के टोटल माय डियर, यहाँ पे अब जितना भी आप लोग देखें उस सब का इंग्लिश मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो आप जो है इंग्लिश में इसको जो है आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। टोटल का ऊपर जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं ना, सब का इंग्लिश यहाँ पे दे दिए हैं। तो आप जो भी मेरे डियर हो, आप इंग्लिश में अपना पढ़ाई कर सकते हो, इंग्लिश वाले, ठीक है। टोटल दिए गए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि एक नर्स है, नर्स के लिए जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, इसका अध्ययन का महत्व का वर्णन करें। मतलब एक नर्स के लिए पोषण के अध्ययन किस प्रकार से महत्व है, किस प्रकार से महत्व रखता है, इसके बारे में बताना है। तो पोषण का महत्व एक नर्स के लिए ये अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी फॉर ऑफ न्यूट्रिशन फॉर नर्सेज, यानी नर्स के लिए न्यूट्रिशन का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है, इसी को जो है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, पोषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। माय डियर, पोषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि संतुलित आहार में प्रोटीन, ठीक है ना। संतुलित आहार में प्रोटीन। देखिए पोषण का महत्व, सबसे पहले जानिए कि पोषण का महत्व का क्या मतलब है। तो महत्व, किसी भी चीज़ का महत्व का क्या मतलब होता है, आज आपको समझ में आएगा। संतुलित आहार में, बैलेंस डाइट में प्रोटीन, सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे आपको विटामिन हो गया, खनिज हो गया, पोषक तत्व समुचित मात्रा में होनी चाहिए। देखिए संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ठीक है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब आवश्यक मात्रा में होनी चाहिए, समझ गए। समुचित मात्रा में होनी चाहिए, जितना शरीर के लिए ज़रूरी है वही हमारा जो है पोषण होता है, ठीक है। संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार में ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन ज़्यादा हो जाए, विटामिन कम हो जाए, ठीक है, मिनरल ज़्यादा हो जाए, प्रोटीन कम हो जाए, तो एक गड़बड़ है। कम और ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम हो जाए तो ये आपका संतुलित आहार नहीं बताता है। संतुलित का मतलब ही होता है कि बैलेंस होना चाहिए। आपके भोजन में जो भी पोषक तत्व है वह तत्व एक बैलेंस में होना चाहिए, जो शरीर को
महत्वपूर्ण है, शरीर के जाकर शरीर के लिए अच्छा करे। ऐसा नहीं है प्रोटीन बढ़ जाए तो बीमारी करेगा, फैट बढ़ जाएगा बॉडी में तो बीमारी करेगा, समझ गए ना। ज़्यादा विटामिन बढ़ जाएगा तो वो भी जो है अपना रिएक्शन दिखाएगा। तो इस हिसाब से संतुलित आहार में एक संतुलित पोषण तत्व होना चाहिए। जैसे प्रोटीन आ गया, बहुत सारे सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, ये सब समुचित मात्रा में होनी चाहिए, समझ गए, एक उचित मात्रा में होनी चाहिए। पश्चिम देशों में पोषक आहार के संबंध में कई सर्वेक्षण किए गए हैं। जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें पोषक आहार के संबंध में, समझ गए ना, न्यूट्रिशन डाइट के संबंध में कई सर्वेक्षण किए गए हैं, बहुत सारे सर्वेक्षण किए गए हैं, समझ गए। इन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आहार में दूध, मांस, मछली, अंडे आदि में प्रोटीन की अधिकता होने के कारण इन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। अब जो पश्चिमी देशों में जो पोषण के आहार के संबंध में जो सर्वेक्षण किया गया, तो उस सर्वेक्षण में पता चला कि आहार में दूध, मांस, मछली, अंडा, इसमें प्रोटीन का काफ़ी अधिकता होने के कारण इन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है भोजन में, ठीक है ना। इन भोज्य पदार्थों से बच्चों का विकास उचित प्रकार होता है। अगर किसी बच्चे को मांस, मछली, दूध, अंडे अगर अच्छे तरीके से अगर उसे दिया जाए तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण बच्चों को विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों द्वारा संतुलित आहार लेने से उनकी पोषण शक्ति में सुधार होता है, वे अस्वस्थ एवं रोग से बचे रहते हैं। आमतौर पे ये भी देखा जाता है नॉर्मली कि जो लोग संतुलित आहार लेते हैं, समझ गए, आवश्यक मात्रा में सब्जी, आवश्यक मात्रा में दाल, आवश्यक मात्रा में फल, ठीक है, आवश्यक मात्रा में जो है शुगर लेते हैं, ठीक है, आवश्यक मात्रा में जो है मीट, मछली, अंडे लेते हैं, तो उनकी पोषण शक्ति में सुधार रहता है और वे अस्वस्थ और रोग से बचे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है पोषण का महत्व है। इसी प्रकार से नर्स के लिए भी जो है ये सारे महत्व को जानना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अतः पोषण एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब पोषण ये क्या है, एक मूवमेंटल प्रोसेस है, एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों या आहार का उपयोग शरीर की पोषकता के लिए किया जाता है। अब पोषण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है भोज्य पदार्थ या आहार का उपयोग जो है शरीर की पोषण शक्ति बनाने के लिए किया जाता है, समझ गए ना, पोषकता के लिए किया जाता है। चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। आगे है, कहता है अच्छा पोषण स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए 50% जो बीमारी व्यक्ति को होता है ना, वह आपके पोषण के गड़बड़ी के कारण ही होता है, समझ गए। भोजन में उल्टा सीधा खाने से ही होता है, समझ गए। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेल खाने लगेगा, बहुत ज़्यादा मसाला बनाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है फैटी भोजन लेने लगेगा तो हार्ट ब्लॉकेज, बहुत सारा समस्या आने लगता है। तो अच्छा पोषण जो है आपके स्वास्थ्य की एक मूलभूत आवश्यकता है। बहुत सभी भोजन में आपको उचित मात्रा में हो तो आपके लिए बेहतर है। यह समान वृद्धि और विकास की विशेषता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। अब अच्छा पोषण आपके वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, सुधार करता है आपके। तो अच्छा पोषण स्वास्थ्य के मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, समझ गए। आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या उनकी अधिकता के कारण कुपोषण की स्थिति हो जाती है। अब माय डियर, आहार में हम भोजन ले रहे हैं, ठीक है, मान गए हम उसमें भोजन में फैट वाला चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, फैट बढ़ेगा, वह फैट मोटापा लाएगा और उससे बहुत सारे बीमारी हो जाता है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से हमारे भोजन में विटामिन की कमी हो जाएगा तो हमारे बॉडी का जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि आपको आहार में एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व होता है, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी का कमी या फिर इन सभी का अधिकता के कारण आपके अंदर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आहार में पोषक तत्व का आपका कमी होगा फिर भी आपका जो है कुपोषण होगा, ठीक है, और ज़्यादा होगा फिर भी जो है कुपोषण की स्थिति हो जाएगा, समझ गए। आगे चलिए। जिससे मोटापा, एनीमिया, बेरी रतौंधी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि मोटापा आता है व्यक्ति में, एनीमिया आता है, ठीक है, बेरी आता है, रतौंधी आता है
आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति में जैसे ही पोषण की स्थिति गड़बड़ाएगा, कुपोषण आएगा, तो व्यक्ति में ये सारा बीमारी आ जाता है। अब इस सारे चीज़ों के बारे में अगर एक नर्स को जानकारी है कि पोषण क्यों ज़रूरी है व्यक्ति के, इसका क्या महत्व है, तो वह इस सारा चीज़ों को अगर जानती है तो वह जो है फिर पोषण के लिए अपना काम करेगी, योगदान देगी। ठीक है ना। तो ये सारे नॉलेज आप लोग रखिएगा कि पोषण क्या ज़रूरी होता है, पोषण क्या करता है, अच्छा पोषण में क्या मौजूद होता है, बढ़ने से पोषक तत्वों की क्या होता है, घटने से क्या होता है। ठीक है ना। स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है या वृद्धि विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। यह शरीर में क्या करता है। तो जब इन सब चीज़ों के महत्व के हम पोषण के बारे में समझ रहे हैं, मतलब हम उसके महत्व को जान रहे हैं कि यह बॉडी में कितना ये हमारे लिए महत्व है, पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो एक नर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोषण का क्या महत्व है, समझ गए। तो यही सारा महत्व है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। ठीक है। 5 नंबर में इतना जो है लिखने के लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। कुछ नहीं है, आपको पोषण के बारे में लिखना है कि पोषण में क्या होना चाहिए, पोषण में क्या होता है, पोषण का क्या रोल होता है, पोषण कहाँ से मिलता है ज़्यादा, समझ गए। पोषण में जो लेते हैं भोजन, भोजन में अगर कोई चीज़ का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कैसे हमको संतुलित रखना चाहिए, पोषण का बॉडी में क्या रोल होता है। तो ये सारे चीज़ों को जो है अगर पोषण सही से नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इन सारों चीज़ों का जानकारी जो है नर्स को रखना चाहिए, यही पोषण का महत्व हो जाता है। तो एक आम व्यक्ति के लिए भी पोषण का महत्व ज़रूरी है और नर्स के लिए इतनी ज़रूरी ही है, क्योंकि जब नर्स पोषण के महत्व को नहीं समझ पाएगी तो मरीजों को कैसे अच्छा पोषण वाले भोजन लेने के लिए कहेगी। ठीक है ना। या फिर कौन सा भोजन लेने के लिए कहेगी जो आवश्यकता होगा। तो इसलिए पोषण ज़रूरी है। ठीक है ना। तभी जाते होइएगा डॉक्टर के पास तो देखते होइएगा कि डॉक्टर हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, बताया जाता है कि आप फलाने भोजन कीजिए, फलाने टाइप्स का भोजन कीजिए, समझ गए ना। अगर किसी को प्रोटीन का ज़रूरी हो तो उसको कहा जाता है कि मांस, मछली, दूध, अंडा खाइए, समझ गए। अगर किसी को विटामिन सी का कमी हो जाए तो उसको कहा जाता है खट्टे पदार्थ लीजिए, ज़्यादातर आंवला, नींबू, समझ गए ना, संतरे का जूस, ये सब। तो इसी प्रकार से आवश्यकता के अनुसार से जो है आपको यह पूरा करता है। ठीक है। तो एक नर्स के लिए पोषण का महत्व मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है। नर्स क्या, किसी भी व्यक्ति के लिए पोषण का महत्व पूछे तो पोषण का जानकारी रहेगा तब ना महत्व को समझ पाएगा। तो पोषण के जानकारी मैंने आपको दे दिया, तो इसी प्रकार से नर्स के लिए यह पोषण का महत्व हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल इंग्लिश में भी दे रखा है मैं, तो आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे हो गया आपका ये समाप्त। अब अगला जो वीडियो आएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वह आएगा माय डियर डिफरेंस के ऊपर। ठीक है। डिफरेंस के ऊपर अंतर स्पष्ट करे से संबंधित प्रश्न आएगा, और वह प्रश्न जो है आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको जो भी हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दिया अच्छे से। आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।